नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है NIOS कोर्स 501 ब्लॉक 1 यूनिट 2 का दूसरा हिस्सा, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में है। जी। ये दस्तावेज हमारे एक श्रोता ने भेजे हैं जो DSSB PRT परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमारा मिशन साफ है। 1948 से लेकर 2005 तक की इस पूरी यात्रा को सिर्फ तारीखों और नामों की लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह समझना है। ये एक बेहतरीन नजरिया है, क्योंकि अगर हम इसे एक इमारत की तरह देखें तो हर कमीशन और हर नीति वो एक नया ब्लूप्रिंट था या एक जरूरी मरम्मत का काम था। हाँ, ये सिर्फ अकादमिक दस्तावेज नहीं है, असल में ये एक राष्ट्र की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है कि वो अपने बच्चों को कैसा भविष्य देना चाहता है। बिल्कुल। तो चलिए इस इमारत की नींव से ही शुरू करते हैं। आजादी के तुरंत बाद सबसे पहला और मजबूत पत्थर कहाँ रखा गया? जाहिर है हमारे संविधान में अनुच्छेद 45 एक बड़ा वादा करता है। हाँ, और वो वादा सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का था। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मुफ्त और अनिवार्य। जी, मुफ्त मतलब सरकार जिम्मेदारी लेगी और अनिवार्य मतलब ये माता पिता और समाज का कर्तव्य होगा। लक्ष्य था कि 14 साल तक के हर बच्चे को 1960 तक यानी 10 साल के अंदर स्कूल में लाया जाए। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। बहुत ज्यादा, खासकर एक ऐसे देश के लिए जो अभी अभी आजाद हुआ था और जिसके पास संसाधन बहुत कम थे। तो ये तो नींव का वादा हो गया। लेकिन इस वादे को हकीकत में बदलने के लिए जो पहली बड़ी समितियां बनी, उनमें एक दिलचस्प बात नजर आती है। 1948-49 में राधाकृष्ण कमीशन आया। अब कोई भी सोचेगा कि शुरुआत तो प्राइमरी शिक्षा से होनी चाहिए थी, बच्चों से। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन इस कमीशन का फोकस यूनिवर्सिटी शिक्षा पर था। क्या ये एक टॉप डाउन अप्रोच नहीं थी कि मतलब पहले छत बनाओ फिर दीवारें? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और उस समय इस पर काफी बहस भी हुई थी। इसके पीछे सोच ये थी कि एक नए देश को चलाने के लिए तुरंत मतलब फौरन कुशल प्रशासकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों और नेताओं की जरूरत थी। अच्छा। और ये लोग विश्वविद्यालयों से ही निकल सकते थे। तो तर्क ये दिया गया कि अगर हम उच्च शिक्षा को मजबूत करेंगे तो वहां से निकले हुए लोग ही देश की बाकी व्यवस्थाओं को, जिसमें प्राइमरी शिक्षा भी शामिल है, खड़ा कर पाएंगे। तो UGC की स्थापना इसी का नतीजा थी? जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना इसी कमीशन की सिफारिश का नतीजा थी। ये एक तरह से सिस्टम को ऊपर से नीचे की ओर बनाने की कोशिश थी। समझ गया। मतलब पहले लीडरशिप तैयार करो जो फिर बाकी सिस्टम को संभाले। तो फिर जमीनी स्तर पर यानी स्कूल स्तर पर ध्यान कब गया? इसके ठीक बाद 1952-53 में मुदालियर कमीशन आया, जिसका पूरा ध्यान माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन पर था। तो अब देखिए क्रम कैसे बन रहा है। पहले यूनिवर्सिटी, जी, फिर सेकेंडरी स्कूल। हाँ, इस कमीशन ने महसूस किया कि यूनिवर्सिटी में अच्छे छात्र तभी पहुंचेंगे जब हमारे हाई स्कूल अच्छे होंगे। इन्होंने ही पाठ्यक्रम में विविधता लाने, 3 साल की सेकेंडरी और 4 साल की हायर सेकेंडरी शिक्षा की बात की, जब कहीं ना कहीं आज के 10+2 सिस्टम का शुरुआती विचार था। तो नींव डल गई, पहली कुछ दीवारें खड़ी होने लगी। लेकिन जल्द ही ये महसूस हुआ होगा कि इस इमारत में आधी आबादी तो आ ही नहीं रही है, मतलब महिलाएं। बिल्कुल। इसके लिए क्या कदम उठाए गए? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ठीक है। 1958 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई। ये पहली बार था जब देश ने रुककर ये माना कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में एक बहुत बड़ी खाई है और इसे पाटना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस समिति ने बहुत व्यावहारिक सुझाव दिए होंगे। हाँ, बहुत ही व्यावहारिक। जैसे उन्होंने कहा कि मिडिल स्कूल तक तो सह शिक्षा यानी को एजुकेशन ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों में झिझक कम होती है। ओके। लेकिन हाई स्कूल स्तर पर, जहाँ सामाजिक कारणों से लड़कियों का ड्रॉप आउट बढ़ जाता है, वहाँ लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोले जाएं ताकि माता पिता उन्हें भेजने में असुरक्षित महसूस करें। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। और भी था, महिला शिक्षकों की भर्ती पर जोर दिया गया। उनके लिए ट्रेनिंग और रहने की सुविधा की बात की गई ताकि वो ग्रामीण इलाकों में जाकर पढ़ा सकें। यहाँ तक कि कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए स्कूलों में क्रेच खोलने की भी सिफारिश की, जो उस समय के हिसाब से बहुत प्रगतिशील सोच थी। ये वाकई दूरदर्शी था। तो अब हमारे पास यूनिवर्सिटी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए सिफारिशें हैं और महिला शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके बाद आता है भारतीय शिक्षा के इतिहास का शायद सबसे बड़ा नाम, कोठारी आयोग, 1964-66। जी, कोठारी आयोग। इसे अक्सर भारतीय शिक्षा का ब्लूप्रिंट या मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा आयोग था जिसने शिक्षा को टुकड़ों में नहीं देखा। इसने प्री प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक मतलब शिक्षा के हर पहलू का एक समग्र अध्ययन किया। इसका शीर्षक ही इसकी सोच बताता है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। हाँ, इसने शिक्षा को सिर्फ डिग्री देने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा औजार माना। और इसी ने वो 10+2+3 वाली संरचना दी जो दशकों तक हमारी शिक्षा प्रणाली की पहचान बनी रही। ये सिर्फ एक अकादमिक बदलाव तो नहीं रहा होगा, है ना? इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था? एक बहुत बड़ा मकसद था। सोचिए, उस समय देश में अलग अलग राज्यों में शिक्षा की अलग अलग प्रणालियां थीं। हाँ, ये तो था। 10+2+3 का लक्ष्य पूरे देश में एक समान शैक्षिक संरचना लागू करना था। इसका मतलब था कि केरल का एक छात्र और कश्मीर का एक छात्र दोनों एक जैसी शैक्षिक यात्रा से गुजरें। ये राष्ट्रीय एकता के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और कॉमन स्कूल सिस्टम की बात भी तो इसी में थी। जी, कॉमन स्कूल सिस्टम की सिफारिश की गई, जिसका मतलब था कि अमीर हो या गरीब, हर बच्चा एक ही तरह के सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। ये सामाजिक समानता का एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार था। और मुझे याद है, इसी आयोग ने 3 भाषा सूत्र की भी बात की थी, जो आज भी एक काफी संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, और उसका उद्देश्य भी राष्ट्रीय एकता ही था। विचार ये था कि हिंदी भाषी राज्यों में बच्चे हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा, खासकर दक्षिण की कोई भाषा सीखें। अच्छा। और गैर हिंदी भाषी राज्यों में बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी सीखें। भाषा को जोड़ने का एक जरिया बनाने की कोशिश थी। और विज्ञान गणित को अनिवार्य बनाना, SUPW। जी, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य जिसके जरिए काम को सम्मान देना, ये सब इसी आयोग की देन है। तो अगर कोठारी आयोग हमारी शिक्षा की इमारत का एक विस्तृत ब्लूप्रिंट था, तो लगभग 20 साल बाद 1986 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NPE को हम क्या कह सकते हैं? क्या ये उस ब्लूप्रिंट में एक बड़ा बदलाव था? इसे आप उस इमारत का पहला बड़ा नवीनीकरण या रेनोवेशन कह सकते हैं। NPE 1986 ने कोठारी आयोग की नींव पर ही काम किया, लेकिन बदलते समय की जरूरतों को पहचाना। इसका नारा था, सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। जी, और इसने समानता पर बहुत जोर दिया, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति और विकलांग बच्चों की शिक्षा पर। लेकिन जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसके ठोस कार्यक्रम। आप ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की बात कर रही हैं। ये नाम सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। बहुत गहरा। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड सिर्फ चौक और डस्टर बांटने का कार्यक्रम नहीं था। ये इस बात की राष्ट्रीय स्वीकारोक्ति थी कि एक स्कूल को स्कूल कहलाने के लिए कुछ न्यूनतम सुविधाओं का होना अनिवार्य है। क्या थी वो न्यूनतम सुविधाएं? ऐसे कम से कम 2 कमरे, 2 शिक्षक जिनमें एक महिला हो, ब्लैकबोर्ड, नक्शे, खिलौने और एक छोटी सी लाइब्रेरी। आज ये सब बहुत सामान्य लगता है, लेकिन 80 के दशक में हजारों स्कूल सिर्फ एक पेड़ के नीचे एक शिक्षक के साथ चल रहे थे। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड ने स्कूल के भौतिक वातावरण को महत्व दिया। हाँ, सीखने के लिए जरूरी माना। और इसी नीति के तहत नवोदय विद्यालय भी स्थापित हुए। ये एक और दिलचस्प प्रयोग था। हाँ, ये गति निर्धारक स्कूल्स थे, पेस सेटिंग स्कूल्स। इसका आइडिया था कि ग्रामीण इलाकों में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन्हें गरीबी या संसाधनों की कमी की वजह से अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो उन्हें एक अलग तरह की शिक्षा देने का प्रावधान था। जी, इन बच्चों को एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुना जाता था और उन्हें बेहतरीन आवासीय शिक्षा दी जाती थी ताकि वो देश के किसी भी अच्छे स्कूल के बच्चे से मुकाबला कर सकें। ये ग्रामीण प्रतिभा को मुख्य धारा में लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। तो अब तक की हमारी कहानी संरचना, पहुंच और समानता पर केंद्रित रही है। हमने इमारत की नींव रखी, दीवारें बनाई, उसे रेनोवेट किया। लेकिन 2005 में NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आने से ऐसा लगता है कि फोकस पहली बार इमारत के अंदर क्या हो रहा है इस पर गया। सही कहा। मतलब क्या पढ़ाएं से ज्यादा कैसे पढ़ाएं पर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। NCF 2005 एक दार्शनिक बदलाव था। अब तक की सारी नीतियां पहुंच और ढांचे पर बात कर रही थीं। NCF ने सवाल पूछा, बच्चा सीखता कैसे है? इसने उस पुरानी सोच को चुनौती दी जिसके अनुसार बच्चा एक खाली घड़ा है और शिक्षक का काम उस घड़े में ज्ञान भरना है। NCF ने कहा, नहीं, बच्चा ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं, बल्कि अपने ज्ञान का निर्माता खुद है।
और इसी सोच को रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, सही कहा ना? एकदम सही। रचनावाद कहता है कि बच्चे अपने अनुभवों से, अपने आसपास की दुनिया से जुड़कर अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। इससे शिक्षक की भूमिका पूरी तरह बदल गई। कैसे? अब वो सेज ऑन द स्टेज यानी मंच पर खड़ा ज्ञानी नहीं रहा, बल्कि गाइड ऑन द साइड यानी बच्चों के साथ चलने वाला एक सुगमकर्ता या फैसिलिटेटर बन गया, जो बच्चों को सीखने में मदद करता है। एनसीएफ के जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं वो इस पूरी फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझाते हैं, जैसे ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। हाँ, और रटने की प्रणाली को खत्म करना, पाठ्यक्रम को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखना, बल्कि उसे गतिविधियों, प्रोजेक्ट्स और अनुभवों से जोड़ना। और परीक्षाओं को ज्यादा लचीला बनाना, ताकि वो बच्चों में तनाव पैदा करने की बजाय उनके सीखने का एक हिस्सा बन जाएं। ये सीखने की पूरी प्रक्रिया को आनंददायक और सार्थक बनाने की एक कोशिश थी। ये पूरी यात्रा वाकई फैसिनेटिंग है। संविधान के एक वादे से शुरू होकर हम सीखने के मनोविज्ञान तक पे पहुंच गए। लेकिन इस पूरी कहानी में, इस शानदार इमारत को बनाने की कोशिश में कुछ दरारें भी रही होंगी, कुछ समस्याएं जो शुरू से अब तक बनी हुई हैं, वो क्या है? एक बहुत अच्छी उपमा है इसके लिए। हमारी शिक्षा प्रणाली एक ऐसी बाल्टी की तरह है जिसमें हम ऊपर से पानी यानी बच्चों का नामांकन तो भर रहे हैं, हाँ, लेकिन नीचे दो बड़े छेद हैं। पहला छेद है ड्रॉप आउट यानी बच्चों का स्कूल बीच में ही छोड़ देना, खासकर लड़कियों का। हम उन्हें स्कूल ला तो रहे हैं पर रोक नहीं पा रहे। और दूसरा छेद? दूसरा छेद है शिक्षा की गुणवत्ता, मतलब पुअर इंस्ट्रक्शन। बच्चे स्कूल में हैं, सालों तक कक्षाएं पास कर रहे हैं, लेकिन वो असल में सीख कितना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो नामांकन यानी एनरोलमेंट और ठहराव यानी रिटेंशन, ये दो बड़ी चुनौतियां हैं। और शायद इन्हीं चुनौतियों से, खासकर परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए सीसीई जैसे विचार सामने आए होंगे। बिल्कुल। सीसीई का मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन का पूरा विचार यही था कि साल के अंत में होने वाली एक 3 घंटे की परीक्षा बच्चे की योग्यता का फैसला न करे, बल्कि साल भर मूल्यांकन हो। जी, साल भर उसकी हर गतिविधि का मूल्यांकन हो, चाहे वो क्लास में सवाल पूछना हो, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या खेल के मैदान में उसका व्यवहार हो। मकसद था सीखने को एक निरंतर प्रक्रिया बनाना, न कि एक अंतिम परीक्षा का तनाव। तो आज हमने 1948 से 2005 तक भारतीय प्रारंभिक शिक्षा के विकास की कहानी को समझा। ये सिर्फ आयोगों और तारीखों का खेल नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र के अपने भविष्य को आकार देने के संघर्ष और प्रयासों की कहानी है। सही कहा। हमने देखा कि कैसे फोकस पहले पहुंच पर था, फिर समानता पर आया और आखिर में सीखने की प्रक्रिया पर। और ये समझना जरूरी है कि ये सभी चरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, एनसीएफ 2005 की प्रगतिशील बातें तभी संभव है जब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी नीतियों ने स्कूल को एक भौतिक रूप दिया हो और संविधान ने हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया हो। ये एक क्रमिक विकास है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं अपने श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। हमने नीतियों के विकास और उनके पीछे की सोच को तो समझ लिया, लेकिन आज जब हम अपनी कक्षाओं को देखते हैं तो असली सवाल ये उठता है कि कागज पर बनी ये शानदार नीतियां जमीन पर कितनी उतर पाई हैं। इन महान विचारों और हमारी स्कूलों की रोजमर्रा की हकीकत के बीच जो फासला है, उसे पाटने की जिम्मेदारी किसकी है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कड़ी में।